चैप्टर नंबर 12 एटम्स के बारे में। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, और बोर्ड्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस बेस पे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके अपन पढ़ेंगे, और इस वीडियो को जो बहुत ही जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एटम्स है, तो इसके स्ट्रक्चर तक कैसे पहुँचे इसके लिए अपन देखते हैं कि अपन ने लास्ट चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था कि जे थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन की रेज को जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में गुजारा था। तो उस टाइम उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन की रे है, पर उनको ये पता था कि ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, ये जो निकल रहे हैं वो नेगेटिव चार्जेस, तो वो कहाँ से निकलते हैं, एटम से निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने माइनस से निकाले थे चार्जेस और प्लस की तरफ गए थे। ठीक है, तो उनको ये पता लगा कि भाई नेगेटिव चार्जेस एटम के पास में होते हैं। लेकिन एक बात और पता थी कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड। तो अभी ये अगर एक ही एटम में अपन जैसे बोला ये एटम है, तो उसमें पॉजिटिव भी है इसमें नेगेटिव भी है, तो ये किस तरीके से रहते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके बाद में हमारे ऊपर क्वेश्चन आया कि सो नाउ व्हाट हाउ दी चार्जेस अरेंज्ड इनसाइड द एटम, और इसका स्ट्रक्चर जो है एटम का कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो किन्होंने दिया था, जे थॉमसन साहब ने दिया था, और इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो इसमें ये था कि प्लम और पुडिंग मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि एक तरबूज जो होता है जिस तरीके से, ठीक है, तो तरबूज का जो लाल लाल पार्ट होता है उसको उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज, उसमें जो काले काले बीज होते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है वो काले बीज की तरह होता है और इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, तो ये उनका कहना था, इट इज़ एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। सो ये उनका पहला मॉडल था। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानते हैं, उसके बाद आगे वाले मॉडल के ऊपर आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, तो आगे इसमें क्या बोला गया है कि भाई जो कोई भी मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे एटम्स होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट क्या होता है कि बेसिकली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब कुछ है, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हमेशा ये ऑसिलेट होते रहते हैं हर एटम, और ऑसिलेट होने के कारण जो है वो सब टेम्परेचर पे कोई ना कोई ये क्या करते रहते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं। ठीक है, वेव रिलीज करते हैं। तो ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल गवर्न बाय द इंटरेक्शन ऑफ ईच एटम मॉलिक्यूल विद देयर नेबर्स, दे एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करते हैं सब टेम्परेचर पे, और वो कैसी होती है, अलग अलग वेवलेंथ की होती है। ठीक है, ये होता है मटेरियल के बारे में। लेकिन अगर किसी चैम्बर में मैं गैस को रखूँ, ठीक है, गैस को क्या उसको मैंने हीट करके निकाला, ठीक है, एक गैस मतलब कि कोई भी एक का हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कोई भी एक गैस मतलब, है ना, मिक्सचर नहीं। तो अगर एक गैस को मैंने रखा और उसके अंदर क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या उसको थोड़ा वो किया मतलब, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाया, हीट किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या उसको हीट किया, तो क्या हो गया कि इसमें से एक वेवलेंथ निकलने लगी, और वो वेवलेंथ कैसे रही, डिस्क्रीट वेवलेंथ निकलने लगी। ठीक है, कंटिन्यूस वेवलेंथ नहीं निकलने लगी। देखो, गैसेज हीटेड इन फ्लेम और एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली इन ग्लो ट्यूब सच एज द फैमिलियर नियॉन साइन और मर्करी वेपर लाइट एज ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बहुत सारी वेवलेंथ आ रही थी, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन वेवलेंथ ही आ रही थी। सर्टेन वेवलेंथ का कहने का मतलब ये हुआ, बहुत सारी को समझ लो कि जैसे 0 से 1000 इस रेंज में आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे 100 से 400 के बीच में आ रही है, फिर 600 से 800 के बीच में है, तो ये डिस्क्रीट होगी, मतलब एक तरीके से इनमें जो रेंज है वो फिक्स है। ठीक है, तो ये इसमें से ये देखने को मिला। तो इसका कारण ये बताया गया कि जो गैस में मॉलिक्यूल होते हैं, जो एटम होता है, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो डिस्क्रीट इसलिए आ रही है क्योंकि ईच जो एटम है भाई अलग अलग है एटम, तो ये माने जा रहा है कि जो एक एटम है वो कुछ ना कुछ अपना रिलीज कर रहा होगा एटम वाइज। ठीक है, सो in such gases the average spacing between atoms is large, hence radiation emitted can be considered due to the individual atom। तो ये माना जा सकता है कि जो रेडिएशन जो है एक एटम के कारण आ रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, इन अर्ली 19th century it was established that each element is associated with a characteristic spectrum of radiation। फॉर एग्जाम्पल, फिर 19th सेंचुरी में ये इस्टेब्लिश हुआ कि हर एटम जो है वो अपना एक खुद का जो वेवलेंथ होता है वो एमिट करता है, और वेवलेंथ से हमें पता भी लग जाता है कि ये कौन सा एटम टाइप का। ठीक है, उसका एक मतलब एक स्पेक्ट्रम होता है, एक ही वेवलेंथ का नहीं बोलूँगा, एक स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज होती है वेवलेंथ की। ठीक है, उसके अंदर ही जो है वो एमिट करता है। तो ये बाद में इस्टेब्लिश हुआ।
ठीक है। तो टोटल मिला के इतना अपन ने देखा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि एटम जो है वो क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। चलो इन सब बातों से केवल इतना ही प्रूव हुआ है कि एटम क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है ना। उसके बाद में दूसरा जो मॉडल आता है वो क्यों रिलीज करता है वो मैंने आपको बता दिया, एटम ऑसिलेट करे तो उसके कारण। और गैस का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि भाई गैस में ये पता लग गया कि हाँ भाई एक ही एटम जो है वो रिलीज कर रहा है, मतलब हर एटम रिलीज कर रहा है कहने का मतलब, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट मॉडल है वो है रदरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा मान लो कि जैसे सूरज है, सूरज के चारों ओर जो है वो पृथ्वी है या बाकी ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू दिस एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। इन्होंने ऐसा बोला कि पॉजिटिव चार्ज और जो मोस्ट ऑफ द मास है वो क्या है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है जैसे सन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इनका जिस तरीके से मैंने बताया ना कि सूरज और बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज और मास यहाँ पे पड़ा हुआ है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम एंड कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला, ठीक है। विथ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट एज प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो जैसे प्लेनेट घूमते हैं सन के आसपास, वैसे वैसे न्यूक्लियस के अराउंड में जो है वो कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। हाउ एवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स इमिट लाइट ऑफ ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जो एटम है वो उनकी डिस्क्रीट जो वेवलेंथ है, खास वेवलेंथ है, उन्हीं की जो रेडिएशन है उसको क्यों इमिट करते हैं, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद ये उन्होंने सिंपल सा मॉडल दिया। उसके बाद उन्होंने फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेशन किया और 2 आदमी को काम पे लगाया, ठीक है। 2 आदमी को काम पे लगाया, उनका नाम क्या था, जेमर और मार्सडेन, ठीक है। इन दोनों लोगों ने क्या किया, इनके अंडर में, रदरफोर्ड साहब के अंडर में एक्सपेरिमेंट किया। वो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट आपको पता है, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, इस तरीके का अरेंजमेंट किया। अल्फा पार्टिकल मीन्स नथिंग बट क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का पार्टिकल, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव 2e चार्ज होता है प्रोटॉन का और इसके मास के बराबर होता है, ठीक है। नाउ देखो इसका क्या था कि इन्होंने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल इमिट किया। कहाँ से लाया वो, बिस्मथ से उन्होंने प्रोड्यूस किया, फ्रॉम अ थिन मेटल फॉइल मेड ऑफ गोल्ड के ऊपर डाला। तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल लिया और ऐसे करके ये गोल्ड फॉइल पे डाल दिया। तो गोल्ड फॉइल पे डालने के कारण क्या होता है कि इसके कारण टकराया, और टकराने के कारण कुछ तो सीधा चला गया, फिर टकरा के ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो इसको स्टडी किस पे किया, एक स्क्रीन पे, वो स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड की, ठीक है। उस स्क्रीन पे उसने स्टडी किया। नाउ the scattering alpha particle were observed through a rotatable detector consisting of zinc sulfide screen and microscope, ठीक है। इससे उन्होंने देखा द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, जो पार्टिकल यहाँ से निकल के आए थे वो इस पे क्या हो गए, चमक रहे थे, या एक तरीके से लाइट फ्लैश कर रही थी इनके कारण। जैसे ही आए तो लाइट फ्लैश कर गई इनके ऊपर, ठीक है। सो फ्लैशिंग से पता लगा कि हाँ भाई अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ पे पहुँचा है। तो इस जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या ऑब्जर्वेशन था वो देखो। ऑब्जर्वेशन में क्या उन्होंने कंक्लूड किया, तो इन्होंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो दे डू नॉट सफ़र एनी कोलिजन, जो है बहुत सारे जो पार्टिकल है उन्होंने कहीं पे भी कोलिजन जो है वो, मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द फॉइल, मतलब उस फॉइल के पास से निकल गए। दे डू नॉट सफ़र एनी कोलिजन, मतलब वो किसी भी चीज़ से, भाई कोई चीज़ मुड़ेगा कब, जब इस पर कोई टकराने का आएगा तब तो मुड़ेगा ना, नहीं तो क्यों मुड़ेगा, वो सीधा सीधा चल जाएगा अगर उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा तो, ठीक है। तो मतलब कि इनको लगा कि भाई बहुत सारी जो वेव्स है या बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल है वो अपनी क्या चली गई, बिना टकराए चलेगी, सीधा सीधा बिना कहीं पे कोलिजन नहीं हुआ। ओनली 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन वन एंगल, ठीक है, सीधी जा रही थी, 0.14% जो एक एंगल से थोड़ी मुड़ गई, एक एंगल से मतलब थोड़ा सा कुछ आया होगा, ठीक है। दूसरे बात, अबाउट 1 in 8000 डिफ्लेक्ट बाय 90 डिग्री, 8,000 में एक जो है 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब इसको जो है वो ज़्यादा किसी ने टकराव किया है इस चीज़ को देख के, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, क्या ग्राफ है कि भाई चलो ठीक है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को देख के रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला कि टू डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड, अल्फा पार्टिकल को अगर एकदम ही जैसे ऐसे आ रहा है और पूरा एक रिवर्स में लाना है, इट मस्ट एक्सपीरियंस लार्ज रिपल्सिव फोर्स, उसको एक बहुत ज़्यादा फोर्स
कोई सामने से धक्का मारेगा, रिपल करेगा, तब जाके वो रिवर्स आएगा। विच कैन कम फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड मास एट अ सेंटर ऑफ एटम। और वो कहाँ से आ सकता है, अगर उसके सेंटर पे जो है, एटम के सेंटर पे कुछ मास हो और वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, कॉन्सेंट्रेटेड मास होना मतलब वहीं पे खाली मास हो छोटा सा और पॉजिटिव चार्ज हो। सो उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से इसका ये पैटर्न मिल रहा है, ये जो स्कैटर लाइट आई है कि कोई ऐसे सीधी जा रही है, फिर कोई ऐसे जाके 90 डिग्री चली गई है, फिर कोई ऐसे जाके ज़्यादा मुड़ गई है, कोई 180 पे आ गई है, ठीक है। तो ये देख के उनको ये लगा कि जो जो अगर ये 90 डिग्री मूव हो रही है या 90 डिग्री से ज़्यादा अगर मतलब बैकवर्ड आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेटेड मास है और छोटे से वॉल्यूम में है और पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो इस तरीके से किसी खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई, ठीक है। इन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस विथ इलेक्ट्रॉन सम डिस्टेंस अवे। और इलेक्ट्रॉन जो है कुछ डिस्टेंस दूरी पे है, डिस्टेंस अवे इन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लेनेट मूव्स इन द सन। जैसे पहले बताया था वैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास मूव कर रहे हैं, किसकी तरह, प्लैनेट्स की तरह, ठीक है। उन्होंने और क्या बताया रदरफोर्ड साहब ने और बताया कि जो न्यूक्लियस है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, उसकी साइज़ होनी चाहिए 10⁻⁵ to 10⁻⁻15 to -14 मीटर, ठीक है। ये होनी चाहिए किसकी साइज़ भी, रदरफोर्ड के न्यूक्लियस की साइज। लेकिन हमें क्लास 11 से पता है कि साइज ऑफ द एटम जो है वो काइनेटिक थ्योरी ने कितनी दी है, 10⁻⁻10। तो अगर आप इसको वो करेंगे कि भाई न्यूक्लियस और इनके बीच में जो है वो ये इन्होंने साइज़ की एटम दी है, ठीक है। एटम किस साइज़ का होना चाहिए, ठीक है, और न्यूक्लियस किस साइज़ का होना चाहिए। तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे 10⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻15, ठीक है, तो इसका रेशियो आता है 10⁵, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका न्यूक्लियस इतना छोटा है और इलेक्ट्रॉन जो इतना दूर रहेगा, कितना दूर रहेगा, 10⁵ टाइम्स दिस न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब आप अगर समझोगे उसको तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है, खाली है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ न्यूक्लियस अराउंड 1,00,000 टाइम्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। न्यूक्लियस की जो साइज है उससे 1,00,000 गुना आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इतना दूर पे। तो इसका जो मेजॉरिटी जो पार्ट है ना वो क्या है भाई, खाली पड़ा हुआ है। जो मेजॉरिटी पार्ट जो अंदर वाला आपको दिख रहा है वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड द मोस्ट ऑफ द एटम्स इज एम्प्टी स्पेस। एटम में क्या है, मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द फॉल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी देखो, अभी भी समझते हैं इसको। तो इसका ये कहना था कि मोस्ट ऑफ द जो अपना एटम है वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है और बहुत दूर जाके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ दी एटम क्या है, खाली पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैंने अल्फा पार्टिकल डाला तो बहुत सारे तो सीधे सीधे चले गए, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला मिला ही नहीं। लेकिन जो एकदम पास में से गए, थोड़े पास में से गए, वो थोड़े से ऐसे टक गए, 1 डिग्री से डिविएट हुए, और पास में से गए थोड़े और डिविएट हुए, और पास में से गए और थोड़ा होने मिला, और थोड़े पास में गए तो 90 डिग्री हुआ, और एकदम ही सीधा टकरा गए तो फिर सीधे सीधे वापस बैक आ गए, ठीक है। तो जो एकदम डायरेक्ट चले गए बिना डिफ्लेक्शन, मतलब जिसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम हुआ या ना के बराबर हुआ, वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे मतलब जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो, जैसे फिर 1 डिग्री वाले फिर थोड़े, जैसे सपोज 100 अल्फ़ा पार्टिकल है तो 100 में से 90 तो सीधे चले गए, ठीक है, या फिर एक डिग्री से कम हुए। फिर जो 8 फिर जो समझ लो 5 है, 5 आपके चले गए 50 डिग्री तक। फिर आपके जो 4 है वो चले गए 90 डिग्री तक। फिर एक आधा जो है वो 180 डिग्री चला गया। तो इसी तरीके से ये ग्राफ बनाया हुआ, देखो ये ग्राफ एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड एंड स्कैटरिंग एंगल, एंगल किस एंगल पे कितने पार्टिकल मिले। तो अगर आप देखोगे 0 से 20 वाले एंगल में मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 10⁻7 और 10⁻6 की लेवल के जो पार्टिकल है, मतलब हज़ारों लाखों पार्टिकल जो है वो कहाँ मिले, 0 से 20 की डिग्री में। और जैसे 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 आपका एंगल बढ़ा रहा है, मतलब जैसे जैसे ऐसे ये वाला एंगल जो डिफ्लेक्ट हो गया आ रही थी ना, जितना जितना एंगल बढ़ते जा रहा है उतने उतने पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कम होते होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये ग्राफ प्लॉट करो किसके बीच में, स्कैटरिंग एंगल के बीच में और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल के बीच में, एंड इसके ऑब्जर्वेशन बताओ, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको प्लॉट कर देना है और ये बताना है कि जैसे 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 स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल जो कम होते होते जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन आप बता देना कि एटम का पार्ट मोस्टली खाली है, और है ना, तो ये आप आराम से बता सकते हैं ना।
और इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, देखो। व्हेन अल्फा पार्टिकल हैपन्स टू कम नियर द न्यूक्लियस, इट्स द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर स्कैटर इट थ्रू अ लार्ज एंगल। तो वहीं बोला गया है कि भाई अल्फा पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस के करीब आता है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको फट से पीछे भेज देता है, या फिर थोड़ा 90 डिग्री कर देता है या 1 डिग्री कर देता है। जितना पास में बहुत ज़्यादा पास होगा तो एकदम रिवर्स कर देगा। सो एंगल थ्रू अ लार्ज एंगल से पीछे फेंक देता है। द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सो लाइट डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन भी तो है, उससे कोई नहीं टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि इससे कोई टकरा के कोई अल्फा पार्टिकल कोई डिफ्लेक्शन किसी को मिला नहीं, और बहुत कम होते हैं और बहुत ही दूर दूर और छोटे रहते हैं, तो इसलिए इनको इससे कोई भी अफेक्शन नहीं मिला, कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब बोला गया कि अगर ये जो सपोज गोल्ड है ना, ठीक है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर सपोज जेड है, ठीक है, तो जेड है तो इसमें कितने प्रोटॉन हुए, जेड ई, ठीक है, कितने प्रोटॉन हुए, जेड ई। सो इफ जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, देन फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड एटम न्यूक्लियस हैवियर देन अल्फा, सो रिमेन स्टेबल। अब क्या हो गया, जैसे कि आप बोलोगे कि नहीं अल्फा डाला है तो ये न्यूक्लियस भी तो इधर उधर भाग जाना चाहिए था, इस पर कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ये इतना भारी है कि अल्फा पार्टिकल की तुलना में इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसके बाद हमें क्या मिला, कूलम्ब्स लॉ, कि भाई यहाँ पे मेरा आला अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे मिला न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल में मैंने आपको बताया कि चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन भी बोल सकते हो, 2 प्रोटॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि वो है, ठीक है, और 2 प्रोटॉन इनफैक्ट चार्ज होता है। और ये जो है आपका गोल्ड में आपका चार्ज कितना रहेगा, जेड इलेक्ट्रिक ये एटॉमिक नंबर, और ई मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो और चार्ज ऑन द प्रोटॉन इनफैक्ट जेड, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक चार्ज एटॉमिक नंबर से ही आ जाता है। तो अगर इसमें बीच में कूलम्ब फोर्स लगा होगा तो ये Q1 ये Q2, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज r मान लो। ठीक है, तो ये आ गया देखो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना फोर्स दोनों के बीच में लगेगा। सो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, द फोर्स इज डायरेक्टिंग लॉन्ग लाइन जॉइनिंग द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। तो जैसे ये न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल है, जो इन दोनों के ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसमें इसका जो लाइन ऑफ फोर्स रहेगा, उस लाइन में फोर्स लगेगा। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंजेस एट इच अपर। अब ठीक है, सिंपल है, जैसे जैसे पास में आएगा, पास में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम धक्का देख के इसको पास में तो भेज ही रहे हैं, इस पर स्कैटर करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे पास में आएगा वैसे वैसे आर कम होगा, और जैसे जैसे आर कम होगा वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस रिसीड्स अवे फ्रॉम इट, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका, तो इसको धक्का देके या तो पीछे कर देता है अगर बहुत ज़्यादा पास में, तो अदरवाइज 1 डिग्री से 20 डिग्री से 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर आपको जानना है तो देखो, अल्फा पार्टिकल आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम का न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होता है, तो इसमें 2e प्लस चार्ज होगा। ठीक है, एंड देयरफॉर कैरी 2 यूनिट्स 2e ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड हैव मास ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के मास के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री तो वो सिंपल है, आपको पता ही है कि जैसे जैसे मोस्टली जो है वो क्या सीधे चले गए, उसके अलावा जो थे थोड़े थोड़े वो ऐसे मुड़ गए। फिर जो और पास में है, देखो ये न्यूक्लियस है, तो जितने जितने पास में आते रहेंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे ये है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एकदम सबसे पास में तो ये ऐसे हो गया, ये और पास में तो एकदम ही रिवर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पास आ रहे हो तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पास आने की क्रिया को एक टर्म बोला जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, अब इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है कि सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ से मेरा एक पार्टिकल आ रहा है, वो सीधा आ रहा है अल्फा, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है अगर मेरे को बताना है तो मैं क्या देखता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखता हूँ। मतलब सपोज ये यहाँ पे आएगा तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, ये बी रहेगा। ठीक है, इस बी को बोला जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। अब सपोज ये जैसे दूर है, अब मैं एक ये वाली वेव बनाता हूँ, ये वाली मैं इसको लाल कलर से कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये वाली है, सपोज ये आगे जाके ऐसे आएगी, तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा, इतना सा, ये छोटा सा, लाल के लिए जो है ये लाल है। ठीक है, अब आप वॉयलेट देखो और पर्पल देखो और ये लाल देखो। ठीक है, तो बी किसका छोटा है, बी इसका छोटा है, मतलब जिसका इम्पैक्ट फैक्टर छोटा होगा। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आपके जो न्यूक्लियस है ना, उससे
इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसको बोला जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। तो सिंपल है यार, जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होगा, अगर ये बी ज़्यादा है इसका मतलब मेरा अल्फा पार्टिकल दूर है, तो दूर है तो मतलब स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। और जितना बी ज़्यादा होगा, सपोज बी ज़्यादा है मतलब बहुत ही पास में है, ठीक है, तो बी ज़्यादा होता है तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी मैंने वो बोल दिया। अगर बी कम है, ठीक है, अगर बी कम है मतलब क्या है, बी कम में मतलब क्या होगा, ये एकदम पास में है, तो पास में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगा और स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो, एक आया हुआ है व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो देख लो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और जो अपना न्यूक्लियस है, तो उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी, इतनी सी छोटी सी डिस्टेंस रहेगी परपेंडिकुलर, तो इसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इट इज सीन दैट अल्फा पार्टिकल क्लोज टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पास में उन पे इम्पैक्ट फैक्टर कम रहेगा, इम्पैक्ट पैरामीटर सफर्स लार्ज स्कैटरिंग, सही बात है। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड द अल्फा पार्टिकल इज रिबाउंड बैक बाय 180 डिग्री। मतलब सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस है उससे हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन मतलब सीधा आमने सामने की टक्कर हो जाए, आमने सामने की टक्कर हो जाएगा, जो बी हो जाएगा एकदम जीरो या बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये जो कितना आ जाएगा सीधा 180 डिग्री पे मोड़ देगा। ठीक है, फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड हैज़ स्मॉल डिफ्लेक्शन। अब बहुत दूर है, मतलब यहाँ वेव चल रही है, तो ये डिस्टेंस कितना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये बी है, तो बहुत दूर है, तो ये बिल्कुल बिना कुछ डिफ्लेक्ट किए या बहुत कम डिफ्लेक्शन के साथ में चला जाएगा। वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल रिबाउंड बैक मीन्स वेरी लेस हेड ऑन कोलिजन। अब अपन ने क्या बोला कि रिबाउंड बैक कौन सा पार्टिकल होगा, जो सीधा हेड ऑन कोलिजन होगा, मतलब आमने सामने की टक्कर हो गया। आमने सामने की टक्कर अपन को कितने पाएंगे, एक पाएगा 8000 में एक। ठीक है, पहले पढ़ा था अपन ने, तो ये बहुत कम है, इसका मतलब ये कि आमने सामने की टक्कर बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। इसका क्या मतलब, हम तो पार्टिकल तो सब एक साथ ऐसे फेंक रहे हैं, इसका मतलब कि ये बहुत ही छोटा है, छोटा है तभी तो बहुत कम लोग यहाँ पे जा पा रहे हैं। ठीक है, सो वेरी लेस नंबर ऑफ रिबाउंड बैक मीन्स वेरी लेस हेड ऑन कोलिजन, दिस इम्प्लाइज मोस्ट ऑफ द मास कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जो मास है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ पे भाई, अपने सेंटर ऑफ द एटम में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ देखिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिट क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स मतलब वहीं की न्यूक्लियस के जो पास में जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उनको अपन ऑर्बिट बोला जाता है। नाउ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये प्रोटॉन, अभी हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो मतलब न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन के पास में जो न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, मतलब प्लस ही चार्ज रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, माइनस ही चार्ज रहेगा। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा, कूलम फोर्स रहेगा। ठीक है, नाउ हम ये बोल रहे हैं, मतलब रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें क्या होगा, प्लेनेट के तरीके से, जैसे ये सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा और प्लेनेट के तरीके से जो है वो क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। ठीक है, यही बोला उन्होंने। अब एक चीज़ ये होती है कि जब ये सर्कल में घूमेगा तो क्या होगा, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल मतलब हमेशा कोई भी चीज़ सर्कल में तब घूमती है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है यहाँ पे, कूलम्स फोर्स, जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, प्लस ई माइनस ई के बीच में, उसी को उन्होंने बोला कि वो क्या है, मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ई बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड द रिक्विजिट सेंट्रीपिटल एफ सी टू कीप देम इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट में तब रहेगा जब सर्कुलर मोशन करता रहेगा, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या किया उन्होंने क्या बताया कि जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कूलम्स फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रो क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो एफ ई बराबर एफ सी, तो आपको पता है एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और कूलम फोर्स का फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। सो क्यू वन क्यू टू मैंने बताया प्लस ई माइनस ई, तो यहाँ पे ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर निकल गया, तो ये आर क्या है, ये यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ना, ये आर, ये वो आर है, मतलब क्या है, इसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। क्या हो गई, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक रेडियस, और ये वी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके वी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। अब ये जो घूम रहा है, ठीक है, तो इसके पास दो एनर्जी होगी, एक तो घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और इसको पकड़ के रखा हुआ किसने, इलेक्ट्रिकल फोर्स ने। किसका इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कूलम फोर्स।
जो प्लस ई माइनस ई का लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो पहले इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से मैंने वी स्क्वायर का वैल्यू लाया और यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया। सो काइनेटिक एनर्जी आप याद रखना, के इज इक्वल टू कितना आ गया, ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, जो लिखा हुआ वो आ गया। नाउ अगर मैं उसकी बात करूँ किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। क्या होता है, आर होता है, नीचे खाली आर होता है। तो देखो अगर दोनों में आपको डिफरेंस देखोगे तो क्या होगा, इसमें नीचे आर है और यहाँ पे तो क्या है कि ये हाफ आया, उसकी वजह से 8 भी आ गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिया काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी उसको क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि जो नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन माइनस आर डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप फोर्स देखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, मतलब यहाँ पे माइनस ई है, ये प्लस ई के बीच में क्या है, अंदर की साइड में माइनस आर की डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए इसको माइनस लिया। तो ये माइनस लेना आप मत भूलिएगा। सो अगर टोटल एनर्जी की अपन बात की जाए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो आप ये देखिए, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से एक और रिलेशन दिमाग में रखना आप, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से खाली इस रिलेशन से आप देखिए भाई, ये क्या हो रहा है, आधा हो रहा है अगर यहाँ पे मैं, और ये क्या हो रहा है, डबल है लगभग, ठीक है। ये डबल है और ये आधा है, तो यहाँ से ये प्लस माइनस हो गया, कितना आ गया, टोटल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मतलब एक तरीके से ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो अपन को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि भाई एटम का एनर्जी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एटम का एनर्जी बोलेगा कि n इज इक्वल टू 2 में, जो बाद में अपन पढ़ेंगे कि भाई दूसरे ऑर्बिट में है और उसकी एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी तो क्या आ जाएगी, सेम, देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, देखो देखो ध्यान से देखो, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, देखो मतलब काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, खाली साइन उल्टा कर देना, ये माइनस का प्लस करना, तो ये बोलेगा कि आपके पास माइनस इतनी एनर्जी है, तो आप बोलोगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, प्लस में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो क्या करोगे, अभी भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी 2 गुना है, तो इसको 2 टाइम्स इंटू काइनेटिक एनर्जी कर देना, ठीक है। और सेम साइन मार देना, जो इसका साइन होगा ना, जैसे माइनस का तो ये माइनस का साइन कर देना, तो बस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। इस तरीके से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो आपका ये डेरिवेशन हो गई, आगे काम आएगा, इसको ध्यान रखना। आगे देखिए अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या होता है जनरली अपन ने बताया कि भाई एटम की वजह से क्या होता है, रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी कोई एटम होता है तो उसका सबसे पहले न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके बाद में उसके पास रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ऑर्बिट बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है जो इसमें घूम रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज मैं इसको कोई एनर्जी देता हूँ, ठीक है, एनर्जी देता हूँ या फिर इसमें कोई लाइट डालता हूँ, ठीक है। अपन आपको पता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा था कि लाइट डालते तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो लाइट डालते तो क्या होता है, जैसे ही मैंने इसमें लाइट डाली तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। पहले ही किस में था, मैं ग्राउंड स्टेट में था, फिर उसमें एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मतलब इसने क्या कर दिया, एनर्जी गेन कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस लाइट को देख रहा था, मैंने यहाँ पे टॉर्च से ये लाइट डाली थी, ठीक है, ये लाइट जा रही थी, तो क्या हुआ, कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्व कर ली, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व कर ली, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली स्टेट में गया है, जब इसने एब्जॉर्व कर ली तब जाके यहाँ से आ गया है। तो एब्जॉर्व कर ली, तो अभी जो मेरे पास इनिशियल लाइट थी क्या वो यहाँ पर सेम आएगी, नहीं, उसमें क्या आ जाएगा, जो जो लाइट उसने एब्जॉर्व की है, जो जो वेवलेंथ की लाइट, वो एब्सेंट आएगी, तो एब्सेंट आएगी मतलब वहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक लाइन्स आएगी ऐसी, ठीक है। एब्सेंट आएगी क्या आएगा, मतलब वहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक लाइन्स आएगी, बाकी जो जो लाइट रहती है वो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन क्या मिसिंग क्या होगा, यहाँ पे जो इसने एब्जॉर्ब किया ना वो यहाँ पे मिसिंग होगा, ब्लैक लाइन्स, ठीक है। तो इस रेडिएशन को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब किया है तो इसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। अब देखो इसका दूसरा केस देखो, अब क्या हो गया, ये तो ग्राउंड स्टेट में था तब एब्जॉर्ब किया, इसके पास एनर्जी नहीं थी तब जाके ली है, अब इसके पास एनर्जी ऑलरेडी, अब कैसी कंडीशन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला स्टेट, ये दूसरा स्टेट, अब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है जब एक्साइटेड स्टेट रहती है वो अनस्टेबल रहती है, ठीक है। तो अनस्टेबल से स्टेबल में आने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस कूदेगा नीचे,
तो जब वापस हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में कूदेगा तो ये क्या करेगा, एक फोटोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा। और जब ये फोटोन रिलीज करेगा उस फोटोन को क्या बोला जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन लगा के अगर चेक करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या है, ब्राइट लाइट होती है। ठीक है, ब्राइट लाइट होती है, तो इस ब्राइट लाइट होती है तो इसको क्या बोला जाता है, फोटोन को क्या बोला जाता है, ये इमिशन को इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इमिट हो रहा है। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन है, ये इमिशन है, आप समझ गए। पहले लाइट से एनर्जी लेता है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब किया। जब एब्जॉर्ब करके अनस्टेबल हो जाता है तो उसी एनर्जी को वापस रिलीज करता है फोटोन के रूप में, तो उसको बोला जाता है इमिशन। ठीक है, आप समझ गए ये बेसिक चीज़। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हेन अ वाइट लाइट इंटरेक्ट विद एटम। ठीक है, एटम के ऊपर के जब लाइट डालते हैं तो एटम एब्जॉर्ब्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड एमिट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट वेवलेंथ का जो है वो ये रेडिएशन इमिट करता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन वो इमिट करता है। ठीक है, सो डिफरेंट वेवलेंथ रिजल्टिंग इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो उसी को बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है इमिशन। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम जिसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ लाइनें बनेगी, क्योंकि भाई जो फोटोन निकालेगा उसी की तो लाइन बनेगी ना, तो इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। और इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस रहेगा, खाली कुछ कुछ जगह मिसिंग रहेगा, जहाँ पे ये ब्लैक लाइन रहेगी जो एब्जॉर्ब कर लिया वो नहीं आएगा, बाकी तो जो ट्रांसमिट किया था वो सारा का सारा आएगा। ठीक है, सो डार्क लाइन आर ऑब्जर्व व्हेन वी एनालाइज द इंसिडेंट रेडिएशन आफ्टर इंटरेक्टिंग विद एटम। सो जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये एटम के साथ इंटरेक्ट होगा, उसके बाद जब मैं एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट लाइन मिलती है। वो डायरेक्ट लाइन वो है जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करके ये ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह जो भी है वो देख लीजिए। देखो, वेन एवर white light or electromagnetic radiation have interacted with the atom or molecule, their electron absorb। white light जब गिरती है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड ट्रांजिट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल लूजिंग देयर स्टेबिलिटी। वही बोला कि जैसे गेन करके ऊपर जाते हैं स्टेबिलिटी लूज करते हैं। अब अगेन वो स्टेबिलिटी होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये वाला केस। ठीक है, जब चला गया और चला जाने के बाद जो रिलीज़ कर रहा है वापस बैक आता है तो रिलीज़ करता है, तो उसको बोला जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। द रेडिएशन इमिटेड बाय एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन will constitute a spectrum of distinct wavelength known as emission spectrum. Since the spectrum obtained is distinct and discontinuous, it is known as line spectra। इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोला जाता है क्योंकि ये भाई अब सिंपल है ना यार, तुमने जो डाली है वो तो तुम्हें यहाँ मिलेगी, कुछ कुछ मिसिंग मिलेगी वो बात अलग है, लेकिन जो एटम निकाल रहा है वो तो डिस्टिंक्ट ही होगा ना। जो एटम निकाल रहा है वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट, मतलब एकदम अलग अलग होगा, क्योंकि वो तो वही निकालेगा जो उसका एनर्जी स्टेट एक से दूसरा परमिट करेगा वो। ठीक है, तो इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोला जाता है, ब्राइट लाइट आती है इसमें। ठीक है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऑन द अदर हैंड व्हेन एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम, इफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट जंप टू एन इमीडिएट हायर एनर्जी लेवल एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है, विल रिजल्ट इन ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विद डार्क लाइन्स। ठीक है, विच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। समझ गया ना, ये डार्क लाइन तब आएगी जब मेरा इंसिडेंट था, लाइट आ गई, लाइट को मैंने डाला एटम पे, एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और बाद में मैंने ये लाइट को वापस इस लाइट को देखा यहाँ पे, तो जैसे ही देखा तो यहाँ पे क्या कि डार्क लाइट आ गई, डार्क लाइन्स आ गई, क्योंकि वो डार्क लाइन वो थी जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वो यहाँ पे मिसिंग पाई गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये वो है। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो देखो, ये मैंने ज़्यादा डाल दिया लेकिन आप थोड़ा सा देख लेना इसको। ठीक है, तो प्रोड्यूसेज व्हेन एटम रिलीजेज एनर्जी, रिलीज करता है तब, और ये कब होता है जब एब्जॉर्ब करता है तब। कंप्राइजेज कलर लाइन्स, और इसमें कलर लाइन होती है और इसमें डार्क लाइन गैप होता है। ठीक है, हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट कंपोजिशन ऑफ मैटर, इससे पता चलता है कंपोजिशन क्या है मैटर का, इससे फिगरिंग आउट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। और इसके बाद में फिगरिंग आउट काइंड ऑफ एलिमेंट। अब क्या होता है, इमिशन जो भी मैंने बोला कि फोटोन इमिट करता है, तो उससे ही पता लगता है कि भाई एटम कौन सा है, क्योंकि हर एटम का अपना एक अलग रेडिएशन इमिशन होता है, उसका अलग जो है वो स्पेक्ट्रम होता है, उसका अलग रेंज होता है, एक तरीके से वेवलेंथ का बोला जाता है। तो डिफरेंट एनर्जी का, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह का रहता है।
तो उससे अपन को एलिमेंट का पता लग जाता है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट नंबर ऑफ सब्सटेंस इन द मैटर, ठीक है। फिर और डिफरेंस आपको देखना है तो इमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन ड्यू टू रेडिएशन इमिटेड बाय एक्साइटेड, ठीक है। एक्साइटेड जो एटम रहता है उसके द्वारा होता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑप्शन बाय ऑब्टेन व्हेन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एब्जॉर्ब करता है तब, सेम चीज़ है। इट इज़ डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कंसिडर ऑफ फ्यू वेवलेंथ डिस्टिंग स्पेसिंग बिटवीन देम, कुछ कुछ वेवलेंथ इसमें दिखाई देगी क्योंकि भाई जो रिलीज़ करेगा वही दिख रहा है इसमें ब्राइट लाइट्स। और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें गैप क्या होता है, डार्क लाइन का। एटम विल हैविंग हायर एनर्जी वाइल एग्जिबिटिंग इमिशन, तो एनर्जी रहेगी तभी तो इमिट कर पाएगा। एटम विल हैव लोअर एनर्जी, लोअर होगा तभी तो एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ डिफरेंस है, वो थोड़ा देख लेना, कभी मतलब देखा नहीं क्वेश्चन बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अब इसका जो लाइन स्पेक्ट्रम जिसकी बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन किस किस टाइप का हाइड्रोजन एटम जो है वो वेवलेंथ इमिट करता है। एक करता है 91 से 120 के बीच की नैनोमीटर, ठीक है, तो 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लेमन सीरीज, ये थोड़ा याद रखना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी रेंज। फिर आपका बार्मर सीरीज आती है 365 से 656, फिर आपकी पाश्चन सीरीज आती है 820 से 1875, ये थोड़ी सी रेंज आप याद कर देना। तो ये सीरीज़ के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, तो आप मतलब याद कर देना एंड ये रेंज याद करना, ठीक है। अगेन हम आते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल जो फेल कैसे हो गया, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल फेल कैसे हो गया, रदरफोर्ड साहब का मॉडल फेल ऐसे हो गया, उन्होंने ये बताया कि भाई जो मेरा प्लेनेट देखो, उन्होंने ये बताया कि मेरा न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाएगा सर्कुलर पाथ में। लेकिन हमको एक बात पता है कि जब भी कोई एटम सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल, तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड रहता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। और हमें एक बात पता है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से कि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी इसकी एनर्जी पड़ जाएगी कम, ठीक है, क्योंकि वेव निकाल रहा है, वेव में भी एनर्जी है, तो इसके बाद इन्फिनिट एनर्जी तो है नहीं, तो जैसे जैसे एनर्जी कम हो जाएगी ऐसे ऐसे वो क्या करेगा, इसका स्पाइरल इनवर्ड होगा, और इनवर्ड होते होते वो एक बार डूब जाएगा, डूब जाने के कारण मतलब ये न्यूक्लियस में मिल जाएगा और इस तरीके से एटम जो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो द एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन शुड देयरफॉर कंटिन्यूसली डिक्रीज, उसका एनर्जी कम हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, हैंस द एटम विल बी अनस्टेबल, ठीक है भाई। क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट विच मूव इन सर्कल बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेटेड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है, ठीक है। सो अगर ये एमिट करता है वेव तो फिर तो दिक्कत है, एनर्जी कहाँ से लाएगा वो, तो इस कारण यहाँ पे ये फेल हो गया। दूसरा कारण क्या था, देखो दूसरा कारण ये था, एक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी इमिटेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। नाउ अब हमने देखा कि जैसे जैसे जो इसका रिवोल्यूशन है वो तो ये स्पाइरल होगा, तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, भाई पहले यहाँ पे घूम रहा था, अब धीरे 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 अंदर जाके ऐसे ऐसे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे अंदर अंदर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम कम हो रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, सब कुछ कम हो रहा है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन कम होगी, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें क्या मिला, जो फ्रीक्वेंसी जो भी एटम रिलीज कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी मतलब एक कंटिन्यूस ना मिलते हुए स्पेक्ट्रम हमें मिला, ठीक है। सो एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड देयर एंगुलर वेलोसिटी एंड हैंस देयर फ्रीक्वेंसी वुड चेंज कंटिन्यूसली एंड सो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड है उसकी भी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती रहेगी। तस दे वुड एमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो भाई जब ज़्यादा था तो भाई ज़्यादा वाली वेवलेंथ वाली आ गई, फिर कम 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 कम, ऐसा एक कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दी लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन हमने अभी भी क्या देखा था कि कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता है, ठीक है, इस तरीके का स्पेक्ट्रम दिया। कंटिन्यूस में क्या होता है, ये पूरा भर जाता है, ये पूरा भर जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो आप कंटिन्यूस नहीं है, लाइन है कुछ, ये है,
ये है, कुछ कुछ पैचेज है, ठीक है, डिस्क्रीट बोलते हैं इनको, मतलब डिस्क्रीट पार्ट में, ठीक है। कंटिन्यूस क्या होता है कि लगातार हो कोई चीज़, लेकिन ये देखो पैचेस में यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ही आएगा, तब हमें पता लग जाएगा कि भाई ये मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। सो हर एटम का एक अलग अलग ये होता है। तो उन्होंने बोला कि सेकेंड इसका फेल्योर क्या था कि भाई जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है दैट शुड बी इक्वल टू, मतलब ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन इनके अनुसार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे स्पाइरल जो है वैसे घूम रहा था, अब स्पाइरल इनवर्ड होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन चेंज होगा, तो रिवॉल्यूशन होते होते चेंज होता रहेगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो मेरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कंटिन्यूस चेंज होगा, और क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाएगा, विच इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द लाइन स्पेक्ट्रम। सो ये दोनों चीज़ों के कारण ये इसका मॉडल फेल हो गया, और हमें क्या पता लगा कि जो क्लासिकल आइडिया है, मतलब अभी तक जो हम आइडिया चला रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स, दे आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आए हमारे पास बोर साहब, ठीक है। तो बोर साहब का बहुत ही रिवोल्यूशनरी थ्योरी था। उन्होंने क्या बताया, देखो बोर ने बताया इन 1930 कंक्लूडेड दैट इन स्पाइट ऑफ सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग लार्ज स्केल फेनोमेना, जो बड़े बड़े फेनोमेना है, जो अपन बड़ी चीज़ों, एटम तो बहुत छोटी चीज़ होगी, उससे ऊपर की जितनी भी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से कर दो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट कुड नॉट अप्लाइड टू द प्रोसेस ऑफ एटॉमिक लेवल, जो छोटी छोटी एटॉमिक लेवल की चीज़ें हैं उसको आप उसमें अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। इसको बाद में क्वांटम फिजिक्स, मतलब जो बोला जाता है अपने क्वांटम थ्योरी वगैरह। सो बोर कंबाइंड क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम, उस टाइम क्वांटम जो है वो फिजिक्स डेवलप हो रही थी, प्लांक साहब और आइंस्टीन इन सब पे काम कर रहे थे, एंड गेव इज थ्योरी टू फॉर्म 3 पोस्टुलेट्स, ठीक है। उसने 3 पोस्टुलेट के फॉर्म में अपनी थ्योरी दी, किसको मिला के, क्लासिकल एंड क्वांटम कॉन्सेप्ट को मिला के, क्वांटम मतलब जो छोटा है। उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने ये बोला कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल, अब इनका ये कहना था, देखो समझ लो पहले, रदरफोर्ड ने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला कि भाई न्यूक्लियस होगा और उसके कारण उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, जस्ट लाइक अर्थ वगैरह घूमती है सन के अराउंड में। तो इनका कहना था कि सही बात है, उन्होंने ये बोला सही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जैसे बोल रहे हो घूमता रहेगा और फिर नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे एक एटम के पास में जो है ना कुछ कुछ इसके खुद के ऑर्बिट होते हैं जिनको आप स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम बोलोगे, ठीक है। सो वो ऑर्बिट होते हैं, जब वो उसमें घूमता है तब ना कोई एनर्जी रिलीज करता है ना कोई एनर्जी उसको चाहिए होती है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, उनको स्टेबल ऑर्बिट बोला जाता है, और स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एन एटम स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो बोलती है कि नहीं नहीं, अगर आप लगातार घूम रहे हो सर्कल में तो आप एक्सीलरेटेड हो और आपको रेडिएशन या प्रोटोन क्या फोटोन जो भी है वो निकालना पड़ेगा, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, इसको एटॉमिक लेवल पे आप लागू मत कीजिए, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे क्या होता है कि एटम के पास में जो कुछ कुछ पाथ होते हैं, कुछ कुछ ऑर्बिट होते हैं जिनको स्टेबल ऑर्बिट बोला जाता है या स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब कुछ भी जो है वो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, अब ये पाथ कौन से होंगे, तो ये पाथ वही होंगे जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। एंगुलर मोमेंटम जो है कितना होना चाहिए इन पाथ में। सपोज मैंने बोला कि ये मेरा जैसे ये देखिए, जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरे 2-3 ऑर्बिट है, ठीक है। तो कोई ऑर्बिट यहाँ पे बीच में भी तो हो सकता था, कहीं पे भी हो सकता है, ऐसे होने के लिए मतलब बहुत सारे इन्फिनिट हो सकते हैं ऑर्बिट तो, लेकिन हमने ये दोनों ही इसी दोनों में क्यों घूमेगा, क्योंकि इन दोनों में जो एंगुलर मोमेंटम जिसको L से लिखते हैं वो कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। h/2π के मल्टीपल में होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब तब जो है वो आपका उस ऑर्बिट में फ्री घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल ऑफ h/2π, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तीसरा क्या बोलता है कि it state that electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbit to another of lower energy. When it does so, a photon is emitted having equal energy to the
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, अब इसने बोला कि सपोज यहाँ पे कोई हायर स्टेट में है, हायर स्टेट से अगर ये लोअर स्टेट में जाना चाहता है तो इनके बीच में सपोज इसका एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, सपोज 5 नहीं 6 है। ठीक है, तो अगर 10 एनर्जी से 6 में आना चाहेगा तो क्या करेगा, 10 - 6 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करेगा, ये फोटोन रिलीज कर देगा। पता है अपन को हायर से लोअर में आता है तो फोटोन रिलीज करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे ये था तो इसको कुछ रिलीज नहीं कर रहा था, यहाँ पे था तो भी कुछ रिलीज नहीं कर रहा था, लेकिन जब ट्रांजिशन कर रहा है, जब हायर से लोअर में आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक फोटोन रिलीज करना पड़ेगा और दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये फोटोन का जो एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, एच न्यू इज इक्वल टू जो इनिशियल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में कि 5 स्टेट से दूसरे स्टेट में आया, इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। ठीक है, तो आप मुझे इसका जो फोटोन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, एच न्यू को SC/λ भी लिखते हैं। न्यू मतलब न्यू का बराबर मतलब होता है C/λ। ठीक है, वो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, नाउ देखो ये आ गया, तो ये तीनों पोस्टुलेट समझ में आ गई। पहले क्या थी, पहले ये थे कि कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, स्टेबल ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे आराम से घूम सकता है कोई विदाउट इमिटिंग एनी रेडिएशन। दूसरा ये था कि वो ऑर्बिट वहीं होंगे जहाँ पे उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में होगा। और तीसरा ये था कि अगर वो उन स्टेबल ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है, अगर हायर से लोअर में जाता है तो उसको एक फोटोन या रेडिएशन रिलीज करना पड़ेगा, और वो फोटोन जो रिलीज होगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो एच न्यू इक्वल टू EI माइनस EF। ठीक है, ये हो गया। नाउ देखो अब अपन को निकालना है कि जिस ऑर्बिट में वो घूमेगा उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा और किस वेलोसिटी से घूमेगा, वो सब चीज़ अपन को निकालनी है ये बोर मॉडल के हिसाब से। ठीक है, तो देखो हाँ ये देखिए, ये तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, अपन निकाल चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कूलम फोर्स के बराबर होगा, ये करके यहाँ से R निकल गया था। यहाँ से आप V भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी निकाली थी और ये पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, माइनस साइन लिया था, ये देखो। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये आ गई थी, ये क्या आ गई थी अपने पास, टोटल एनर्जी। नाउ देखो बोर मॉडल ने क्या बोला है, बोर मॉडल ने बोला है कि मेरा जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए, h/2π। तो मैंने n ले लिया, अगर n 1 2 3 4 तो मैं n ले लेता हूँ कि कोई nth स्टेट है, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr/n। ठीक है, यहाँ से r आपका आ गया ये। ठीक है, और यहाँ से मैं निकालता हूँ v, तो मैंने v निकाला तो ये जो r है वो क्या हो जाएगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द एटम। अगर nth में सपोज n इक्वल टू 2 लिखता हूँ तो सेकेंड स्टेट में जो इसकी क्या रेडियस होगी वो ये इसका फार्मूला है। और वेलोसिटी निकालनी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ से वेलोसिटी निकाल दी। ठीक है, अब देखो, अब वापस यहाँ पे आओ, फ्रॉम वन कौन सी है भाई, ये देखो ये वाली, यहाँ से आप v निकालोगे, तो यहाँ से आप v निकालोगे तो ये स्क्वायर में है, यहाँ लेके जाओगे, फिर r को यहाँ लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ रूट में आएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, देखो r का ये फार्मूला था, यहाँ से मैंने v को निकाला है, तो ये v निकाला तो ये मेरा कुछ रूट में आ गया, और यहाँ से v मेरा ये निकला है। ठीक है, ये v, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, और मैंने स्क्वायर दोनों साइड किया, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन करने के बाद में मेरा क्या निकल गया, यहाँ से r निकल गया। तो ये जो r मेरा आया ये m और v की फॉर्म में आया, लेकिन यहाँ पे जो मेरा r आया है वो पूरा, यहाँ पे v वगैरह कुछ नहीं है, आप आराम से इसका मास लेके इसका नंबर लेके आराम से निकाल सकते हैं, v से फ्री हो चुका है अभी। ठीक है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो बोला जाएगा आपको कि बोर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कीजिए वगैरह वगैरह, तो आप इस तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं। बोर रेडियस डिराइव कीजिए, तो आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, और डिराइव करने के बाद में ये इसका फार्मूला आता है, इसको याद भी रखना है तो रख सकते हैं। अब यहाँ से टोटल एनर्जी देखना है तो अपन को पता है टोटल एनर्जी ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं अभी भी, ये देखो -e²/8πε0r। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट किया तो यहाँ से r में जो वैल्यू डालनी है वो ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ से मैंने r में ये वाली वैल्यू डाल दी, तो ये फाइनली ये आ गया। तो कट कुटा के जो है वो आपके पास, मतलब इसको रीअरेंज किया तो ऐसा दिखता है। इसमें आपको ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, n डालेंगे बाद में, ε0 पता है, h पता है, प्लांक कांस्टेंट, तो सब कुछ डाल दिया तो फाइनली क्या आ गया अपने पास, एनर्जी ऑफ किसी भी स्टेट का n स्टेट का कितना आ गया, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए वैलिड है, जो काम कर रहे हैं
हाइड्रोजन एटम। किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अपन ने क्या निकाला कि कोई भी अपना nth स्टेट होता है उसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, En इज इक्वल टू कितना हो गया 13 - 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो अगर मेरे को बोला जाए कि n इक्वल टू 1 का आप एनर्जी निकालो तो मैं फट से निकाल दूंगा, ठीक है। सो द नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद। अब जब तक इसके पास नेगेटिव एनर्जी है इसका मतलब ये है कि मेरे पास न्यूक्लियस है और इसको ये खींच रहा है। नेगेटिव अभी लिया था ना, पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लिया था अपन ने, तो जब तक नेगेटिव है मतलब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है और वो क्या हो रहा है, खींच रहा है इसको, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा इसके बाद टोटल एनर्जी मतलब यहाँ से फ्री हो चुका है, ठीक है। सो बाउंड विद न्यूक्लियस एनर्जी विल थर्स रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम टू अ डिस्टेंस इन्फिनेटली फार अवे फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस और प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो जब तक कि नेगेटिव एनर्जी है तब तक तो आपको उस पर एनर्जी लगा के निकाल के मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। क्या लेवल्स थे, जैसे ये न्यूक्लियस है तो वहीं ऑर्बिट लेवल जो थे वो एनर्जी लेवल जाएंगे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अलग अलग ऑर्बिट में क्या क्या उसमें एनर्जी होगी भाई। जो सबसे पास में होता है उसको ज़्यादा खींचेगा तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे n बढ़ता जाएगा, देखो n बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए आपको बताऊँ तो जो पहला ऑर्बिट है उसका जो ग्राउंड स्टेट है उसका वैल्यू होता है 13.6। जैसे सेकंड पे आ जाता है उसको आ जाता है 3.4, फिर थर्ड पे आ जाता है 1.51, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो ग्राउंड स्टेट होता है n इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू होती है -13.6। फिर n इक्वल टू 2 डालोगे तो वैल्यू आ जाएगी इतनी। आप सीधे सीधे इस फार्मूले में डालो ना, इस फार्मूले में आपको सीधे सीधे ये आंसर मिल जाएगा। 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे तो ये क्या है, एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? अपनी अलग अलग ऑर्बिट की, ठीक है। सो देखो, सो जो सबसे पास में है उसकी एनर्जी क्या है, सबसे नेगेटिव है। जो सबसे पास में है, सबसे नेगेटिव है मतलब इसको निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतनी कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी पॉजिटिव में, तब जाके ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है। सो द एनर्जी ऑफ एटम्स इज लिस्ट मतलब लार्जेस्ट नेगेटिव व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द क्लोजेस्ट ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाले में होता है तो एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। द लोवेस्ट स्टेट ऑफ एटम कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ दिस n इक्वल टू 1 इज -13.6। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन इज 13.6। इट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, किसी भी एटम को। तो ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए अगर आपको जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, और ये एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिख रहा है अपन को। At room temperature, most of the hydrogen atom are in ground state. When hydrogen atom receive energy by process such as electron collision, the atom may acquire sufficient energy to raise the electron to higher energy state. The atom then said to be at excited. जब एनर्जी लेते तो एक्साइटेशन में बोला जाता है, ठीक है ना, ये तो पता ही है। द एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज, दैट इज n इंक्रीजेज। जैसे जैसे n बढ़ता है द वैल्यू ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिक्रीजेस। वहीं जैसे जैसे बढ़ेगा तो n स्क्वायर नीचे है ना, n बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो मैंने पढ़ाया वहीं अभी इसमें आ रहा है, देखो कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो दो स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को h नहीं बोला जाता है, ठीक है। नाउ immediately shows that transition between the different atomic level, the light is radiated in various discrete frequency, ठीक है। तो भाई दोनों का लेवल फिक्स है ना, ठीक है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 जो भी है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, तो दोनों के बीच में गैप फिक्स है, दोनों के बीच का एनर्जी गैप भी फिक्स है। तो जब फिक्स है तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का ही फोटोन निकलेगा, सो उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन हमेशा बार बार निकलेगा, ठीक है। नाउ the various lines in the atomic spectra are produced when electron jump from higher energy state to lower energy state and photon are emitted, ठीक है। दिस स्पेक्ट्रल लाइन आर कॉल्ड इमिशन लाइन, ठीक है। बोला गया ना, देखो हायर से लोअर में जाता है तो इमिशन। बट व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब अ फोटोन दैट हैज प्रिसाइसली द सेम एनर्जी नीडेड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ लोअर एनर्जी स्टेट टू मेक ट्रांजिशन टू हायर, जब हायर लोअर से हायर में जाना होता है the process is called absorption. Thus if the photon with a continuous range of frequency passes through a rarefied gas, देखो continuous photon जो है अगर मैं
गैस में डालूँ, देन एनालाइज्ड विद स्पेक्ट्रोमीटर, किसको, गैस को, अ सीरीज ऑफ डार्क स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन लाइन्स अपीयर इन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, द डार्क लाइन इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी दैट हैव बीन एब्जॉर्ब बाय द एटम ऑफ द गैस। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन वाले में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से इसको पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं अपने पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आते हैं, डी ब्रोगली साहब, ठीक है। तो अभी तक हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि जो एक चीज़ का कन्फ्यूजन था कि बोर साहब ने बताया कि एनर्जी स्टेट जो स्टेबल वही रहेंगे जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम h/2 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला, इससे पहले 1927 में डेविसन एंड जर्मन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वेव को इलेक्ट्रॉन को क्या वेव साबित कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो इन्होंने 1923 में, इससे पहले क्या किया था, दैट इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एयर प्रपोज बाय बोर मस्ट बी सीन एज पार्टिकल वेव। इन्होंने बोला कि पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी वेव की तरह देखो, ठीक है। पार्टिकल वेव, पार्टिकल भी है, वेव भी है, ठीक है। कैसे देखना है, बोलता है कि जैसे कोई स्ट्रिंग होती है, जैसे कोई अपने पास में क्या बोलते हैं, एक ये रस्सी है, ठीक है। उसको मैं अगर यहाँ से खींच के ऐसे खींचता हूँ, मैं खींच के फिर छोड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें वेव डेवलप हो जाएगी, ऐसी ऐसी वेव डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लक्ड, मतलब पकड़ के खींचा है, अ वास्ट नंबर ऑफ वेवलेंथ आर एक्साइटेड, बहुत सारी वेवलेंथ में वेव निकलती है, हाउएवर ओनली दोज वेवलेंथ सर्वाइव विच हैव नोड्स एट द एंड, ठीक है, एंड फॉर्म स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वेवलेंथ आती है लेकिन वहीं सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे यहाँ पे ही एंड कर रहा है, तो इसका नोड यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये वेव यहाँ पे भी एंड करनी चाहिए, जहाँ पे आपका रस्सी एंड हो रहा है वहीं पे जो है वो वेव ऐसे कैसे एंड होनी चाहिए। सपोज अगर इसमें ये वाली वेवलेंथ आती है, ये हो गई यहाँ पे वेव एंड हो रही होती, तो ये वेवलेंथ नहीं आएगी, जबकि ये वाली वेवलेंथ आएगी, ठीक है। ये किसका कहना है, डी ब्रोगली, ये डी ब्रोगली साहब का, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि पार्टिकल को वेव की तरफ देखो और वेव वहीं स्टेबल रहेगी जहाँ पे हाउएवर ओनली दोज वेवलेंथ सर्वाइव विच हैव नोड्स एट द एंड। इतना आप तो याद रखो, नोड्स जो कहाँ होने चाहिए, एंड पे, जैसे ये है ना, तो ये वेव ये देखो, तो ये नोड जो है वो हमेशा कहाँ बन रहा है, जो एंड नोड होना चाहिए, स्टार्टिंग वाला और जो एंड वाला है वो हमेशा उसी में बनना चाहिए, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि, तो इसकी सपोज मेरा जो ये टोटल ऑर्बिट है उसकी रेडियस आर है, ठीक है, आर है, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr है, ठीक है। और मेरी एक वेवलेंथ कितनी होती है, ये इसको बोलते हैं एक वेवलेंथ, ठीक है, इसको बोला जाता है लैम्बडा, ठीक है। सो ऐसी ऐसी कितनी लैम्बडा होनी चाहिए, सपोज nth ये ऑर्बिट है, तो ये n लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू n लैम्बडा, दिस इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग पार्टिकल ऑफ n इक्वल 4 है तो 4 हो जाएगा, चैप्टर 11 से ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो अब 2πr n/λ, ठीक है। सो अपन ने क्या पढ़ा है कि लैम्बडा इज इक्वल टू h/p होता है, सो p को अपन mv लिख सकते हैं, तो यहाँ से वही किया, h लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv लिख दिया, ठीक है। यहाँ से mv को मैं जब यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास नहीं, हाँ ठीक है, और 2π को मैं यहाँ नीचे लेता हूँ, रीअरेंजमेंट किया तो मेरे पास ये आ गया। तो ये क्या चीज़ है भाई, दिस इज मोमेंटम एंड दिस इज आर, सो इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, दिस इज p इंटू आर ना, एल एंगुलर मोमेंटम इज n/h/2π, देखो इन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इन्होंने ये बोला है भाई, सिंपल सी अगर बात मैं आपको समझाऊं तो इनका ये कहना था कि भाई कोई भी जो एटम होता है वो उस ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में जो है उसकी जो वेव होती है, वेवलेंथ होती है, ओनली वो वेवलेंथ सर्वाइव कर पाती है विच हैव नोड्स एट द एंड, नोड्स जो है वो कहाँ एंड में आते हैं, ठीक है, वही वेवलेंथ सर्वाइव कर पाते हैं। भाई सपोज इतनी लंबी रॉड रस्सी है, मैंने उसमें वेव जनरेट की, एक वेव ऐसे आके यहाँ पे रुक गई, ठीक है, ख़त्म नहीं हुई, एक वेव ऐसे आके ऐसे एकदम ख़त्म हो गई, ठीक है, एक वेव ऐसे आके ऐसे ख़त्म नहीं हुई, तो जिसका नोड एंड पे है ना खाली वहीं सर्वाइव कर पाई, बाकी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ये इंटीग्रल हो गया आपकी वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ होगी, फिर यहाँ से यहाँ ये दूसरी वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये मेरा n लैम्बडा विल बी इक्वल टू व्हाट, इस ये कहाँ घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिट का लेंथ कितना हो गया, 2πr, ठीक है। सो n लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, 2πr, ठीक है। और लैम्बडा की जगह ने क्या रख दिया, h/p, और p की जगह mv रख दिया, mv को मल्टीप्लाई करके ये ला दिया, mv इंटू आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ से ये प्रूव हो गया
किसकी बात प्रूव होगी, बोर साहब की बात प्रूव होगी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना होना चाहिए किसी भी ऑर्बिट का, h/2 के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। अब बोर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशन थी, देखो बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसी एटम को जो है वो, उसी एटम में बोर मॉडल आप लगा सकते हो, बाकी में बोर मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मेयर 2 इलेक्ट्रॉन एटम सच एज हीलियम में भी इसको नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा क्यों है, दूसरा पॉइंट में बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन ने कैलकुलेशन करते टाइम न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ही कंसिडर किया है, लेकिन सपोज यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होता तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता, उसको तो कंसिडर किया ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए ये थ्योरी यहाँ पे जब मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है तो फेल हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ बोर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बीच में, विच नेसेसरी अपीयर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन। अलग अलग मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो फोर्स आएगा ही एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण। वाइल बोर मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो उन्होंने प्रिडिक्ट कर ली लेकिन उन्होंने इंटेंसिटी जो प्रिडिक्ट नहीं की, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए उसको प्रिडिक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो थैंक यू।